नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और आप सभी को जन्माष्टमी के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कैसे आप कमा सकते हैं मुनाफे की दही हांडी। अलग अलग अवधि के लक्ष्यों के हिसाब से क्या रहनी चाहिए आपकी निवेश स्ट्रैटेजी, कौन से फंड में करें निवेश, कैसा रहे आपका निवेश का सफर। तो निवेश के रथ पर सवार होकर मुनाफे की दही हांडी अगर फोड़नी है तो क्या करना है आपको, खास इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा आज हम। और हमारे साथ बेहद ही खास एक्सपर्ट है, उनका भी परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटकाल और वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी। पंकज जी और हेमंत जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। आज बेहद ही खास दिन है और हर जगह उत्सव भरा माहौल है। हम भी निवेश का उत्सव मना रहे हैं, इसलिए समझना जरूरी है कि जब नजर लक्ष्य पर रहती है, जैसे कि दही हांडी की तरफ नजर रहती है और बस यही एक लक्ष्य रहता है कि किसी तरह उस तक पहुंच जाया जाए, वैसे ही एक निवेशक ये सोचता है कि उसके लक्ष्य पर जैसे ही पहुंचे वही उसके लिए एक सफल निवेश की यात्रा होती है। इसलिए हम अलग अलग लक्ष्यों के हिसाब से अपने इस शो में इसको बांटेंगे। मैं हेमंत जी आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूं कि सबसे पहला आने वाला हमारा लक्ष्य छोटी अवधि का लक्ष्य होता है। क्या खास होता है इस ऐसी छोटी अवधि के लक्ष्य में और छोटी अवधि के लक्ष्य पर कैसे नजर रखनी चाहिए? जी स्वाति, जैसा आपने बिल्कुल कहा कि हम जब छोटी अवधि की बात करते हैं और अवधि इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसा हमेशा कहते हैं कि टाइम होराइजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि आप रिस्क लेने की क्षमता उसमें भी होनी है कि नहीं आपके पास। अगर बहुत ज्यादा समय नहीं है तो ऑब्वियसली आपका जो पूरा फोकस है वो कैपिटल सेफ्टी पे रहना चाहिए। अगर लंबा समय है तो फिर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। और अगर जब आप छोटी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसा मैंने कहा कि अगर आपका फोकस जो है वो कैपिटल सेफ्टी पे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करें जहां पे टाइम होराइजन के हिसाब से आपको ट्रेडिशनल ऑप्शन जैसे बैंक डिपॉजिट है, इस तरह की जो ऑप्शन है उनसे बेटर रिटर्न मिल सके, उनसे टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिल सके। और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप रिस्क और रिवॉर्ड उसके बीच में थोड़ा सा बैलेंस करके चलें। तो ये दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जब आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है तो। बिल्कुल, तो ज्यादा समय नहीं है तो आपको वैसे ही थोड़ा अप्रोच अलग लेकर चलने की जरूरत है। पंकज जी, आपकी नजर में छोटी अवधि का लक्ष्य क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये ऐसे लक्ष्य होते हैं जिसकी ज्यादा तैयारी तो हम नहीं कर पाते क्योंकि होराइजन कम होता है, लेकिन लक्ष्यों की जो महत्ता होती है, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। कैसे लक्ष्य होते हैं 2 से 3 साल तक के जो कि ज्यादातर हमारी निवेश की जिंदगी में आते हैं? बिल्कुल स्वाति, देखिए अभी हेमंत जी ने कहा बिल्कुल, जब आप छोटे समय की बात करते हैं तो यहाँ पर आप ज्यादा जोखिम नहीं ले सकते, क्योंकि यदि मान लीजिए आपने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया और बाजार में गिरावट आ गई और समय कम है रिकवरी के लिए, तो ऐसे वक्त पर आपको इस तरह के एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर जोखिम कम हो, उतार चढ़ाव की संभावना कम हो। और आपने जैसा कहा कि किस तरह के लक्ष्य हो सकते हैं, तो ऐसा कई बार देखिए बच्चों की पढ़ाई की हम बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल और हायर एजुकेशन की, उसके लिए टाइम होता है। लेकिन आप मान लीजिए बच्चा अभी पैदा हुआ है या 1 साल का है और आपको 2-3 साल के बाद उसे स्कूल भेजना है, उस वक्त पर भी आपको जरूरत होगी एडमिशन के लिए। या हो सकता है कि आपको जल्दी से जल्दी एक कार खरीदनी हो, वो भी आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। तो या आपको घर रिपेयर करना है, मान लीजिए घर है पर रिपेयरिंग के लिए पैसे चाहिए आपको, तो ऐसे कई गोल हो सकते हैं जो कि आपको 1-2 साल में ही पूरे करने हो। तो उस हिसाब से उस लक्ष्य के लिए आपको ऐसे ऐसे क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर कि उतार चढ़ाव की संभावना कम हो, भले ही रिटर्न्स कम हो लेकिन जोखिम भी वहां पर कम होना चाहिए। बिल्कुल, तो जोखिम कम होना चाहिए, उतार चढ़ाव कम हो, इसका ध्यान रखें। तो हेमंत जी, ऐसे में छोटी अवधि के लक्ष्यों के लिए कौन सी कैटेगरीज और कौन से फंड्स ज्यादा फिट बैठते हैं? देखिए, जैसे स्वाति मैंने पहले कहा कि टाइम होराइजन में बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि जब हम 2 से 3 साल की बात करते हैं
तो अगर मान लीजिए 2 साल से कम है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी ऑप्शन है म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है, लो ड्यूरेशन फंड है, लिक्विड फंड है, या फिर डेट में अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म फंड है। बट अगर हम बहुत क्लियर है कि हमें 2 से 3 साल, यानी मान लीजिए अगर 3 साल का हमारे पास समय है और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है अगर टाइम होराइजन में, और हम चाहते हैं कि रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में बैलेंस भी रहे और हमें रिटर्न जो है वो टैक्स एफिशिएंट और थोड़े से बेटर रिटर्न मिले जो हमें डेट या जो ट्रेडिशनल ऑप्शन से मिलते हैं, तो मुझे लगता है वो कैटेगरीज हैं जहां पे ऑब्वियसली उसके जो रिस्क है, अटेंडेंट रिस्क, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि फोकस थोड़ा वहां पे भी होना जरूरी है। वो कैटेगरी है मुझे लगता है जहां पे अगर आप थोड़ा बेटर रिटर्न चाहते हैं, स्पेशली अगर आपका टाइम होराइजन 3 साल के करीब है, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ये जो फंड है इसमें प्रीडोमिनेटली पैसा जो है डेट में जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो इक्विटी में जाता है। दूसरी कैटेगरी रहेगी इक्विटी सेविंग, जहां पे इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट तीनों का ऑप्शन रहता है, और इस तरीके से रहता है कि इक्विटी और आर्बिट्राज में करीब 65% या उससे ज्यादा का ऑप्शन रहता है। आर्बिट्राज उतना ही सेफ है जितना डेट है, डेट तो एक तरफ है ही। इसमें फायदा सिर्फ ये है कि इक्विटी सेविंग में आपके जो टैक्सेशन है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि टैक्सेशन पे ध्यान रखना है, वो इक्विटी का है, यानी 1 साल के बाद जो भी कैपिटल गेन होगा उसमें आपको सिर्फ 10% टैक्स पे करना है। अगर आप हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड की बात करें, जैसे मैंने कहा 25% इक्विटी और 75% डेट, तो ये डेट फंड की टैक्सेशन है, यानी 3 साल के बाद भी जब पैसा निकालेंगे तो आपको आपकी इनकम में वो ऐड होगा और आपको जो आपका मार्जिनल टैक्स रेट है उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इन कैटेगरीज के मैं कुछ फंड बता देता हूँ जो निवेशक उनको कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड की बात करूं, तो वहां पे जैसे एचडीएफसी का हाइब्रिड डेट हो गया, कोटक डेट हाइब्रिड और एसबीआई डेट हाइब्रिड, ये 3 फंड्स हैं जिन तीनों में करीब करीब 25% इक्विटी में और बाकी 75% डेट में। इक्विटी सेविंग की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे कोटक इक्विटी सेविंग बहुत अच्छा फंड है, एचडीएफसी इक्विटी सेविंग और एसबीआई इक्विटी सेविंग। जैसा मैंने कहा, इन इक्विटी सेविंग फंड्स में करीब 25, 30 या 35% तक इक्विटी जा सकता है, लेकिन टैक्सेशन जो है वो इक्विटी का मिलेगा। तो अगर आप अटेंडेंट रिस्क को समझते हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है समय में आपके पास, बेहतर रिटर्न चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये 2 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको डेफिनेटली अगर आपका समय 3 साल का है तो आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो हेमंत जी की नजर में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और इक्विटी सेविंग्स फंड 3 साल के जो अवधि है उसके हिसाब से एक अच्छी पसंद हो सकती है। पंकज जी, आपकी नजर में छोटी अवधि के लिए कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो पोर्टफोलियो में शामिल की जा सकती है? बिल्कुल स्वाति, जैसा अभी हेमंत जी ने कहा कि यदि आपका नजरिया 2-3 साल का ही है, तो ऐसे में पहली बात जो ये कैटेगरीज है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या फिर इक्विटी सेविंग्स फंड, ये तो बिल्कुल सुटेबल है। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ जो जोखिम सहने की क्षमता है वो भी वेरी करती है वन इन्वेस्टर्स टू अनदर इन्वेस्टर। तो यदि थोड़ा सा आप ये चाहते हैं कि मतलब 3 साल तक का टाइम है और थोड़ा सी फ्लेक्सिबिलिटी है और आपको थोड़े रिटर्न बेहतर चाहिए, आप उसकी उम्मीद करते हैं, तो आप इक्विटी फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क है नो डाउट, क्योंकि इक्विटी में एक इनहेरेंट नेचर है, उतार चढ़ाव की संभावना रहती है। लेकिन फिर भी यदि आपको इक्विटी फंड्स में निवेश करना है तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जैसे कि एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, वो कंसिडर किया जा सकता है, या फिर आईसीआई बिरला सन लाइफ निफ्टी इक्वल वेट, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह के फंड्स को वो निवेशक जिनका लक्ष्य 3 साल के आसपास है, लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है और थोड़ा जोखिम सह सकते हैं, लेकिन थोड़े बेहतर रिटर्न की उम्मीद करते हैं, वो कंसिडर कर सकते हैं। आपने अपने पसंदीदा फंड में निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स शामिल किया है, कोई खास वजह पैसिव इन्वेस्टमेंट की छोटी अवधि के लिए? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो छोटी अवधि में इक्विटी वैसे अपने पोर्टफोलियो में आप सोच समझकर ही शामिल करें। बहुत यदि आपको रिस्क नहीं लेना है तो नहीं करना चाहिए। आप ऐसे में, क्योंकि इंडेक्स फंड जो होते हैं वो थोड़े सिंपल और समझना सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी है और लार्ज कैप है, क्योंकि आप टॉप 50 कंपनीज हैं उनके शेयर्स में आपका एक्सपोजर हो रहा है, तो उस हिसाब से आप इक्विटी कैटेगरी में इनको कंपैरेटिवली सेफर मान सकते हैं। और आपने पूछा स्पेशली कि क्यों इक्वल वेट इंडेक्स, तो क्या होता है जब हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं तो वहां पर जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है तो उसमें एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, आईटी में काफी ज्यादा है, तो वहां पर सेक्टर के हिसाब से
अलग अलग सेक्टर्स में एलोकेशन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स की, तो यहाँ पर एक इक्वल वेट होता है सभी शेयर्स का। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से इस पीरियड की हम बात करें, मैंने वैसे एग्जाम्पल में दोनों ही कहा है, निफ्टी 50 भी और इक्वल वेट इंडेक्स, तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से इक्विटी कैटेगरी में बेहतर विकल्प माना जा सकता है। जी एक बार फिर से बहुत जल्दी से अपने फंड्स रिपीट कर देंगे, छोटी अवधि में कौन से आपने रेकमेंड किए थे? बिल्कुल, 2 से 3 साल की हमने बात की है, तो यहाँ पर एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और ICICI बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। और स्वाति एक बात और ऐड करूंगा, देखिए हमने यहाँ पे बात जो की सिर्फ हाइब्रिड की बात की, इक्विटी की बात की, लेकिन यदि नजरिया मान लीजिए 2 साल का या 3 का भी नहीं है, तो ऐसे में आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मेरे एसेट अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, वो भी कंसिडर किया जा सकता है। ओके, तो ये रहे पंकज जी की ओर से उनके पसंदीदा कैटेगरी और फंड। आइए अब छोटी अवधि से निकलकर मध्यम अवधि के लक्ष्य की तरफ पहुंचे, जो लगभग 5 साल तक का लक्ष्य होता है, 3 से 5 साल के इसको हम समझते हैं। ऐसे लक्ष्य की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में हेमंत जी, और कैसे ऐसे लक्ष्यों की तैयारी की जा सकती है? स्वाति, जैसा आपने कहा, बात कर रहे हैं मीडियम टर्म की, तो ऑब्वियसली बहुत कम समय भी नहीं है, बहुत ज्यादा समय भी नहीं है। तो यहाँ पे अगेन इस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि थोड़ा ध्यान हमारा सेफ्टी पे भी हो और थोड़ा ध्यान हमारा ग्रोथ पे भी हो, क्योंकि उतना समय है, क्योंकि हम टाइम होराइजन 3 से 5 साल की बात कर रहे हैं। तो अगर आप लोअर एंड में मान लीजिए 3 साल में या 5 साल में, और मैं हमेशा फिर से कहूंगा, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे मीडियम टर्म हो, जब भी आप किसी मार्केट लिंक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि थोड़ी सी टाइम होराइजन में फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर एक्सपोजर आपका इक्विटी में है और उस समय पे अगर मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल है, थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को मार्केट को सेटल होने तक, इससे पहले आप विड्रॉ करें। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी गोल के लिए आपको पैसा चाहिए, आपको लगता है कि मेरे पास 5 साल का समय है, लेकिन वो पैसा रिक्वायर्ड होता है ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आप रखें तो मुझे लगता है मीडियम टर्म के गोल जो है वो इंपॉर्टेंट गोल हो सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सेफ्टी के साथ साथ अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी दें कि आप अच्छे रिटर्न यहाँ पे कमा सकें। तो अगेन मुझे लगता है यहाँ पे हाइब्रिड फंड एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और सबसे अच्छी खासियत ये म्यूचुअल फंड में, जो आप हाइब्रिड फंड में जाते हैं तो काफी सारी वेराइटी है, और उसमें जितना आप रिस्क लेना चाहें, जितना आपका समय है, उसके हिसाब से आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है 2 कैटेगरी मैं रिकमेंड करूंगा, बैलेंस एडवांटेज फंड, जिनको हम डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड भी बोलते हैं, और एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड। तो ये 2 कैटेगरी है, मुझे लगता है डिपेंडिंग ऑन कि आप 3 साल के नजदीक है, आप 5 साल के नजदीक है, या आप बहुत क्लियर नहीं है, तो इन दोनों का मिक्स करके भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। क्योंकि जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वहां पे जैसे मैंने कहा डायनेमिक एसेट एलोकेशन है, मार्केट के लेवल के हिसाब से इक्विटी का एक्सपोजर जो है कम या ज्यादा होता है। अगर मार्केट बहुत ऊपर है तो इक्विटी का एक्सपोजर कम आता है, मार्केट अगर नीचे जाती है तो इक्विटी एक्सपोजर बढ़ता है। और एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड में मिनिमम 65% पैसा इक्विटी में जाता है। तो दोनों का मिक्स, जैसा मैंने कहा, जितना आपके पास समय है, इस तरह के आप निवेशक है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको ध्यान में रखते हुए या तो इन दोनों का मिक्स या फिर दोनों में से एक कैटेगरी चुन के आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो हेमंत जी कौन से फंड रेकमेंड करेंगे? बैलेंस एडवांटेज फंड जो आपने बोला स्पेशली उसमें, और दूसरी कैटेगरी जिसका आपने जिक्र किया? बिल्कुल, देखिए अगर हम बैलेंस एडवांटेज की बात करें तो 3 फंड जो मैं रेकमेंड करूंगा इन्वेस्टर्स के लिए, वो ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज, कोटक बैलेंस एडवांटेज और निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज। अगर मैं एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड की बात करूं तो ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट एक बहुत ही बेहतरीन फंड है, कोटक इक्विटी हाइब्रिड और निप्पॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये 3 फंड हैं जो इस कैटेगरी में काफी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। और किसी भी निवेशक को अगर इन कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना तो डेफिनेटली इन फंड में से कुछ फंड्स को कंसीडर किया जा सकता है। बिल्कुल, तो मध्यम अवधि के लक्ष्य के लिए कैसी कैटेगरीज रहे? एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लंबी अवधि के लक्ष्यों की तैयारी भी आपकी कराएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम खास तैयारी आपकी करा रहे हैं आपके अलग अलग लक्ष्यों के लिए। मुनाफे की दही हांडी हमारा मनी गुरु का जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड है। हमारे साथ पंकज मटपाल और हेमंत रुस्तगी है। मध्यम अवधि के लक्ष्य मतलब 3 से 5 साल तक के लक्ष्यों के लिए कैसी रही आपकी तैयारी? मैं
पंकज जी, आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी नजर में मध्यम अवधि के लक्ष्य जो हैं वो किस तरीके के स्ट्रैटेजी से साधे जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए स्वाति, 3 से 5 साल का वक्त ऐसा है कि हालांकि यहाँ पर थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। आप हाइब्रिड फंड्स में यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप थोड़े सेफ इक्विटी फंड, मतलब कि जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क ना हो, यानी कि आप थोड़ा सा स्मॉल कैप से तो दूर रहें डेफिनेटली, लेकिन कुछ लार्ज कैप फंड कंसिडर किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा, सिर्फ 3 से 5 साल को ही फोकस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ में ये भी जानना जरूरी है कि इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट कैसा है। तो मान लीजिए 3 से 5 साल करना है लेकिन आपको इक्विटी में नहीं करना है, तो आप डेट फंड भी कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो होते हैं वो कंसिडर किए जा सकते हैं। तो ऐसे निवेशक जो इक्विटी का रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, इस तरह के फंड को शामिल किया जा सकता है। लेकिन उससे आगे बढ़ के यदि आप चाहते हैं कि हाइब्रिड फंड में आप इन्वेस्ट करें, तो बैलेंस एडवांटेज फंड डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत सुटेबल कैटेगरी है, तो आप उसमें निवेश करें। और यहाँ पर कुछ फंड्स के नाम अभी हेमंत जी ने बताए, उसके अलावा जैसे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है, वो भी कंसिडर किया जा सकता है। तो ये कैटेगरी बहुत सही है। अगेन, आपका लक्ष्य मान लीजिए 5 साल का है, हम 3 से 5 की बात कर रहे हैं, और रिस्क एपेटाइट आपका ज्यादा है, आपको इक्विटी में निवेश करना है, आप हाइब्रिड में नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे निवेशक जिनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा अधिक है। और ऐसे में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड या मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये कंसिडर किए जा सकते हैं। तो मैंने 3 कैटेगरी बताई है इसी पीरियड के अनुसार के अंदर, और ये देखना है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप चुन सकते हैं। बिल्कुल। हेमंत जी, एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें अब तीनों एसेट क्लास का समावेश है। क्या मल्टी एसेट कैटेगरी जो है वो मीडियम टर्म के लक्ष्यों के लिए सही फिट बैठती है, जिसमें आप डेट और इक्विटी के साथ थोड़ा गोल्ड का एक्सपोजर भी ले सकते हैं? आई थिंक बिल्कुल सही है। जैसे हमने हाइब्रिड फंड की बात की, तो मल्टी एसेट फंड जो है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, स्पेशली मीडियम टर्म के लिए। मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको सूटेबल नहीं कहूंगा, क्योंकि वहां पे फिर आपका पूरा जो फोकस है वो इक्विटी पे होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। बट अगर आप मीडियम टर्म की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसको इन्वेस्टर्स कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें खास बात ये है कि इसमें फंड मैनेजर एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली थोड़ी अक्रॉस एसेट क्लासेस रीबैलेंसिंग होती रहे एफिशिएंटली जो फंड मैनेजर करेंगे, तो इसमें क्या होता है, जैसा मैंने कहा कि मिनिमम 3 एसेट क्लासेस रहेंगी, और हर एसेट क्लास में मिनिमम 10% का एक्सपोजर होना जरूरी है। तो जो आप नॉर्मली जो मल्टी एसेट फंड देखेंगे, वहां पे एक्सपोजर इक्विटी, डेट, गोल्ड, या फिर ऐसे भी फंड है जहाँ पे इंटरनेशनल इक्विटी होगी, या किसी में चारों भी आपको एसेट क्लासेस मिल सकती है। तो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, स्पेशली अगर आप उन निवेशकों से हैं जो चाहते हैं कि रिटर्न अच्छा मिले, बट जैसा मैंने कहा कि पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग होती रहे, तो एज एन इन्वेस्टर आपको करना बहुत मुश्किल ही नहीं, साथ में वो टैक्स इनएफिशिएंट भी होता है। जब फंड मैनेजर करते हैं तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो ये एक अच्छी कैटेगरी है मुझे लगता है। इसमें भी काफी अच्छे फंड हैं जो इन्वेस्टर्स कंसिडर कर सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट फंड काफी बेहतरीन फंड है, काफी अच्छे रिटर्न भी हैं उसके, उसको देख सकते हैं। मोतीलाल का मल्टी एसेट फंड है, उसको भी देखा जा सकता है, और ये भी एसबीआई का मल्टी एसेट फंड। ये 3 फंड है इस कैटेगरी में जिनमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये कैटेगरी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, स्पेशली मीडियम टर्म। ओके, तो मीडियम टर्म के लिए कुछ कैटेगरी जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। लंबी अवधि की तरफ आते हैं, मतलब 5 या 5 साल से ज्यादा की अवधि के जो आपके लक्ष्य होते हैं, तो लंबी अवधि के लक्ष्य पर नजर रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है पंकज जी? कौन से ऐसे गोल्स हैं जो लंबी अवधि में हम ज्यादातर सेट करते हैं, और वहां पर कौन सी कैटेगरी से स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? बिल्कुल, देखिए लंबी अवधि में सबसे इंपॉर्टेंट गोल तो है रिटायरमेंट प्लानिंग। तो उसके लिए बहुत वक्त होता है, जब आपकी इनकम शुरू होती है तब से लेकर और रिटायरमेंट तक तो बड़ा लंबा वक्त होता है। उसके अलावा बच्चों की हायर एजुकेशन की बात की जाती है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है किसी भी पर्सन की लाइफ में। और अगर बच्चे की मतलब पैदा होने से आप प्लानिंग करते हैं तो अच्छा खासा टाइम होता है हायर एजुकेशन के लिए, ये लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। उसके अलावा जैसे कि घर लेना है,
उसके लिए भी आप एक समय डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ गोल्स हैं, आपको वेकेशन पे जाना है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से ये गोल्स ऐसे हैं जहां पर आपके पास टाइम है। अब यहां पर हमने ये तो कहा कि 5 साल से अधिक, लेकिन कितना अधिक? यदि हम बात कर रहे हैं 25 साल 20 साल की, तब तो मैं बोलता हूं कि आप बिल्कुल अच्छा खासा रिस्क ले सकते हैं। आपको अग्रेसिव फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। स्मॉल कैप में आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि रिटर्न्स अच्छे होते हैं और जो रिस्क होता है उतार चढ़ाव का, वो लंबी अवधि में कम हो जाता है। लेकिन यदि आप बात कर रहे हैं कि आपका लक्ष्य कुछ 7 साल 10 साल का है, तब आप मीडियम मतलब इस तरह का है तो आप मिड कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और यदि आपका हम बात कर रहे हैं कि 5 साल 7 साल के आसपास है, तो ऐसे में स्मॉल कैप से थोड़ा दूर रहें तो ये अच्छा होगा। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चॉइस है कि आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं कुछ फंड्स की बात करूं स्पेसिफिकली, मतलब ये ना सोच के कि कौन सा स्मॉल कैप और मिड कैप, तो आप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है, ये फंड आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे हिसाब से ये अच्छे हैं। और अगर यहाँ पर भी किसी को इक्विटी की जगह पर अगेन हाइब्रिड में इन्वेस्ट करना है, और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समय लंबा होता है लेकिन फिर भी जोखिम सहने की क्षमता कम होती है और बीच में उतार चढ़ाव आते हैं, तो निवेशक को उससे घबराहट होती है, तो फिर अगेन आप बैलेंस एडवांटेज फंड कम से कम अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए जरूर शामिल करें। फ्लेक्सी कैप शामिल करने का कोई खास रीजन लंबी अवधि में? पंकज जी, संक्षिप्त जवाब। सॉरी, आपने कौन से फंड की बात की? फ्लेक्सी कैप जो आपने कहा लंबी अवधि में शामिल किया जा सकता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल, देखिए फ्लेक्सी कैप ऐसा है कि जहां पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट सेगमेंट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो होता यह है कि यदि आप खुद डिसाइड करेंगे कि स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में रखना है आपको, और वहां पर थोड़ी सी अगर ज्यादा गिरावट देखी गई तो नुकसान होने के चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि कब लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप एक्सपोजर को कम ज्यादा करना है, तो एक प्रोफेशनल की मदद से आप निवेश कर रहे हैं और ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आपका निवेश मल्टीपल मार्केट कैप्स में हो सकता है, डिफरेंट मार्केट कैप्स में हो सकता है, और साथ ही फ्लेक्सी कैप में मतलब हर तरह के सेक्टर्स तो शामिल होते ही हैं। इसके लिए मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म ये कैटेगरी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। ओके, और हेमंत जी, आपकी नजर में लॉन्ग टर्म में कौन सी कैटेगरी फिट बैठती है? जैसे मैंने पहले कहा, लॉन्ग टर्म में जब हम बात करते हैं तो क्लियरली हमारा फोकस जो है वो इन्फ्लेशन को बीट करने में होना चाहिए, यानी कि हमारे जो रिटर्न है, रियल रेट ऑफ रिटर्न जो हम कहते हैं, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये तो आई थिंक फॉरगॉन कंक्लूजन है कि पैसा आपका ज्यादा जो है प्रीडोमिनेटली इक्विटी में जाना है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इक्विटी के अंदर जो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसमें कितना एक्सपोजर हो आपको क्लियरली डिपेंड करेगा। जैसे हमने बात की अभी कि 5 साल से वो 20-25 साल भी हो सकता है। जितना लंबा समय होगा उतना आप अपने पोर्टफोलियो को एग्रेसिव बनाने का आपके पास मौका रहता है। तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में हो सकता है। पर अगर आप मान लीजिए 5, 7, 8, 10 साल की बात कर रहे हो, आप ऐसे निवेशक को जो पहली बार इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो थोड़ा केयरफुल रहिए, थोड़ा सा बायस जो अपना वो लार्ज कैप में रखिए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इक्विटी बाय इटसेल्फ जो है खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। तो आप थोड़े से एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो जाए, ज्यादा लंबा समय हो तब थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, बट अदरवाइज विद इन इक्विटी आपका बायस थोड़ा लार्ज कैप पे होना चाहिए। मुझे लगता है कुछ कैटेगरीज मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी पंकज जी ने भी कहा कि हम फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं, अच्छी कैटेगरी है, प्रीडोमिनेटली लार्ज कैप, थोड़ा एक्सपोजर मिड कैप में रहता है। राइट सर, सबसे लंबी अच्छी कैटेगरी जो है सर फंड कौन से होंगे लॉन्ग टर्म के लिए? सर फंड्स कौन से ले सकते हैं इसमें? देखिए यहाँ पे कुछ फंड मैं रिकमेंड करना चाहूंगा जो निवेशक कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मल्टी कैप में निपॉन इंडिया मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट में भी मिलेगा। मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, और लार्ज एंड मिड में एचपीएफसी लार्ज एंड मिड कैप। ये 4 फंड है। फंड तो और भी ज्यादा है, बट अगर कुछ फंड हमें रिकमेंड करें तो ये फंड इन कैटेगरीज में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं।
बिल्कुल। तो अलग अलग लक्ष्यों के आपसे अलग निवेश स्ट्रैटेजी बताने के लिए पंकज जी और हेमंत जी, आप दोनों का एक बार फिर से करेंगे धन्यवाद। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।